हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो रिकैप सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव्स, साउंड वेव्स। ऑसिलेशन के बाद आने वाला चैप्टर साउंड वेव्स। तो वेव्स में हम 3 या 4 लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये रहा हमारा पहला सवाल। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन पर और ये एक एक्सपेक्टेड टॉपिक हम कह सकते हैं। पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 साइन पाई 400t प्लस x। फाइंड द एम्पलीट्यूड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फाइंड फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्वेश्चन वेवलेंथ। चौथा क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ द वेव। और पांचवा क्वेश्चन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1/6 मीटर एट t इक्वल टू 0.01 सेकेंड। छठा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपको प्रोग्रेसिव वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। तो पहली चीज तो यह है कि आप इसको याद रखें। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? y इक्वल टू गिवन इक्वेशन से 5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखिए, बाहर साइन पाई है, यहाँ पर क्या है? साइन पाई है, तो हमें चाहिए साइन 2 पाई। तो हम कुछ नहीं करते, इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200t, बात को समझिए, और ये हो जाएगा x/2। इसके बाद कंपैरिजन करने पर तो यहाँ पे बड़ा क्लियर हो रहा है कि पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। कंपेयर कर लिया। अब देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो t का टर्म है t/t और यहाँ है 200t, तो क्या करना है? t/t को 200/t से 200t से इक्वेट कर देना है। तो t कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 1/t इक्वल टू 200, तो जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी आ गई, एम्पलीट्यूड भी आ गया। अब दूसरी बात, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो x का टर्म होता है वो x बाय लैम्डा होता है और यहाँ पर है x/2। यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, x/2। तो x बाय लैम्डा को x/2 के इक्वेट कर दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए, अब आपको लैम्डा भी मालूम है, वेवलेंथ, तो पहले तीनों पार्ट आसानी से कर लिए। और चौथा पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना तो इजी है, तो हम उसको निकाल सकते हैं v इक्वल टू n लैम्डा से, और लैम्डा 2 है और फ्रीक्वेंसी 200 है, 200 इंटू 2, तो वेलोसिटी भी आ गई 400 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब पांचवा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब देखिए, कंसेप्ट क्या है? जब भी कोई प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को एनर्जी देती है। मीडियम के पार्टिकल्स को क्या देती है? एनर्जी देती है, और मीडियम पार्टिकल उस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने ऑसिलेशन में। और नेचर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल होगा सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी निकालनी है अलग अलग टाइम पर एट x इक्वल टू 1/6 मीटर। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो ये होता है ओमेगा इंटू रूट ऑफ a² माइनस y²। ओमेगा आप जानते हैं 2πn होता है, और एम्पलीट्यूड a² माइनस y²।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी 200 है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने 200 रख दिया, तो ये हो गया 400 पाई, और एम्पलीट्यूड हमारा है 5 × 10⁻⁻5, और ये -5 नहीं है, ये थोड़ा मैं यहाँ सुधारना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। तो ये है 5 × 10⁻⁻2, और x कितना है 1/6, x कितना है 1/6। तो चलिए 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और ये है 1/6 का स्क्वायर हो गया, तो यह हमारा आ जाएगा 400 पाई 25 × 10⁻⁻4 माइनस 1/36। अब देखिए 1/36, अब सबसे पहले हमें 1/36 को थोड़ा कैलकुलेट करना चाहिए। 1/36, 0 0, 2 बार जाएगा, 36 2 = 72, 28 बचेगा, तो 0.02 हम उसको लगभग कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे 36 का फिर हमें डिवीज़न करना पड़ेगा 280 में, ये 8 बार जाएगा, तो ये आ गया 0.028, तो 1/36 आ गया 0.028, तो हम इसको लिख सकते हैं 28 × 10⁻⁻3, तो ये आ गया हमारा 400 पाई 25 × 10⁻⁻4 माइनस 28। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका 28 आएगा, आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, 28, और क्योंकि हम 1/36 हम स्क्वायर कर चुके हैं, तो 28 × 10⁻⁻3। तो इस तरह से देखिए कंसेप्चुअल है, और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज को क्या करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाएगा, तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ω²y, एक्सेलरेशन होता है ω²y, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है ω²y, तो ओमेगा है 2πn, तो ये हो गया 4πn²y। अब n की वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी, जो हम 200 निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं 200, तो 200 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/6, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4, तो 1/6, तो ये आ गया 3, ये 2 बार कट गया, ये आ गया 8 पाई × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 3। तो एक्सेलरेशन को निकालना क्या था, आसान था, वेलोसिटी को निकालना थोड़ा क्या हो गया, मुश्किल था। तो वहाँ कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, कंसेप्ट वाली बात है, तो मैं ये चाहता हूँ आप कंसेप्ट सीख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे वैल्यू आएगी जिसको हम बहुत डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ली हैं, कि t = 0.01 सेकंड पर आप वेलोसिटी निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी t = 0.01 सेकंड, मतलब 1/100 सेकंड पर हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसको भी निकाला जा सकता है। वेलोसिटी होगी a cos थीटा, SHM में हमने ऑसिलेशन में पढ़ा है cos t, और टाइम दिया हुआ है आपका a cos टाइम यहाँ पर दिया गया है 1/100 सेकंड, 0.01 को हम लिखेंगे 1/100 सेकंड, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, 1/100 लिख दिया, और ये हो गया a, इसको हम लिख सकते हैं cos 2πn/100, तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, a जस्ट कट जाएगा, n को आप जानते हैं, n कितना है 200 है,
तो 200 रखेंगे तो ये आ जाएगा cos 4 पाई, cos 4 पाई। और आपको मालूम होना चाहिए कि cos 2 पाई 4 पाई क्या होता है, +1 होता है। तो वेलोसिटी आ गई a ओमेगा, तो a इंटू 2 पाई n। तो एक सिंपल सा डेटा हमें दिया जाएगा। इसी तरह हमसे पूछा गया है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई एन टी, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई इंटू 200 1/100, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन 4 पाई। साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एक जनरल नॉलेज और रिवीजन होना चाहिए, क्या क्या पूछा जा सकता है। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो देखिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी ओमेगा ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए, और ओमेगा हमें याद रखना चाहिए कितना होता है, 2 पाई एल। तो एक जनरल कैलकुलेशन की हम बात नहीं कर रहे कि एक इक्वेशन से आप प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कितना पूछ सकता है, तो वही हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें इन सब चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए। देखिए यहाँ होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2 पाई, और यहाँ पाई था, तो हम इस पाई को 2 पाई बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बस ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, रिवीजन है ये, तो इसको आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। अब देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0 पॉइंट, मास की वैल्यू दी गई है, मास की वैल्यू दी गई है 0.1 kg एंड लेंथ 2.45 मीटर, हैंग्स फ्रॉम ए सीलिंग, सीलिंग से लटका हुआ है, छत से लटका हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर distant from the lower end. Calculate the time taken by transverse wave to travel the full length of rope. G की वैल्यू दी गई है 9.8। इससे पहले हम इसको सॉल्व करें तो मास दिया हुआ है 0.1 kg, मतलब समय आने पर हम इसको 1/10 kg लिख सकते हैं। और ये जो देखिए 2.45 है, ये 9.8 डिवाइडेड बाय 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, G/4। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, तो इसका ध्यान रखिए। तो अगली स्लाइड पे जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और बहुत अच्छा और सिंपल सवाल है, तो इसको नोट करिए। ये आपका रोप है, तो ये हम रोप मान लेते हैं। ये आपका रोप है और सीलिंग से लटका हुआ है। अब आप मान लीजिए कि मैं आपको इसमें कुछ रेडीमेड फॉर्मूला बताना चाहता हूँ रोप की। अब देखिए, आप सपोज करिए सबसे पहले कि ये जो रोप है, रस्सी है, इसका टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ कितना है, ये सबसे पहले हमें मानना चाहिए कि टोटल लेंथ कितना है, इसका L है। दूसरी चीज, हमें कहाँ पर निचले सिरे से x डिस्टेंस पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी कितनी निकालनी है, निचले सिरे से x डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, इसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी, तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी होती है टेंशन अपॉन मास
पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जिसे कहते हैं हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे म्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका टोटल मास कितना है, यहाँ पर इसका जो टोटल मास है वो कितना है, m है। तो म्यू तो आ गया हमारा कितना, m/l। अब वेलोसिटी निकालने के लिए जरूरी है, वेलोसिटी निकालने के लिए जरूरी है कि जिस इस पॉइंट पर हमें क्या मालूम होना चाहिए, टेंशन मालूम होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऊपर जो लटका हुआ हिस्सा है उसका जो वेट है वो एक्ट करता है। तो यहां टेंशन होगा, चलिए इसको नेमिंग कर देते हैं तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ए, बी और सी। तो यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है, मास ऑफ ए बी, मास ऑफ ए बी इंटू जी। अब यूनिट लेंथ का मास, अब देखिए ऊपर वाले हिस्से की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L-x। तो यहां पर जो वेट है, अब देखिए यहां पर एक और चीज है, इसकी हमें उतनी जरूरत नहीं है। तो यहां पर मास ऑफ ए बी नहीं होगा, ये होगा मास ऑफ लटके हुए पोर्शन का मास। तो बी पर अगर आपको वो निकालना है, क्या कहते हैं, टेंशन, तो आपको देखना पड़ेगा कि बी के नीचे कितना मास है। तो टेंशन यहां पर होगा मास ऑफ BC, इनटू जी। तो BC का मास, BC की लेंथ कितनी है, x, यूनिट लेंथ का मास होता है म्यू, तो x लेंथ का मास होगा म्यू x। तो यहां पे टेंशन आ गया म्यू x g। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव होगी टेंशन म्यू x g अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू। तो हमेशा याद रखिए, हमने एक रेडीमेड फॉर्मूला बना दिया कि निचले सिरे से x डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी होगी, रूट ऑफ xg होगी। कितनी होगी, रूट ऑफ xg। तो पॉइंट नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव मालूम होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जिस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो उस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना पड़ेगा। तो टेंशन क्या होगा, नीचे लटके हुए पोर्शन का मास इनटू जी। तो नीचे से x डिस्टेंस से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया रूट एक्स जी। अब देखिए रूट एक्स जी, तो हमें कहाँ निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स इन द रोप। x कितना है, 0.5, x कितना है, 0.5। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 0.5, 0.5 इंटू जी। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4.9। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 49/10। तो ये आपका आंसर आ गया 7/√10। कितना आ गया आपका आंसर, 7/√10। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब पूछा गया है कि कितने टाइम में यहां से वेव शुरू हुई, कितने टाइम में वेव निचले सिरे से ऊपरी सिरे पर पहुंचेगी। तो उसके कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास एक टेक्निक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप ये फॉर्मूले को अब याद रखेंगे, v = रूट एक्स जी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt। निचले सिरे से x डिस्टेंस से वेलोसिटी कितनी होगी, dx/dt। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, रूट gx इक्वल टू, थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो dt विल बी इक्वल टू dx अपॉन रूट gx। इंटीग्रेट कर लें, निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक वेव को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, लेंथ के बराबर, 0 to L, 1/√g बाहर चला गया, ये बचा 1/√x dx, 1/√x dx। अब आगे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। टाइम का भी रेडीमेड फॉर्मूला याद रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। 1/√g, 0 to
एल एक्स की पावर -1/2 dx, तो टाइम होगा 1/√g और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। लिमिट्स आ गई आपकी 0 to L, t इक्वल टू 1/√g, तो ये 2 बाहर चला जाएगा और ये अंदर बचेगा √x 0 to L, तो टाइम हो गया 2/√g, लिमिट रखने पर यह आएगा √L। तो अब देखिए टाइम का भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, 2√L/g, 2√L/g। तो जब एक लटकी हुई डोरी में आपकी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं तो वो नीचे से ऊपर तक जाती है, नीचे से ऊपर तक जाने में उनको कितना टाइम लगता है, 2√L/g, 2√L/g। तो टाइम को अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, 2√L/g। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, देखिए मैंने आपको बताया था कि लेंथ कितनी है, g/4 और g, तो ये कट जाएगा, तो टाइम आ गया 2/√4, 2/2, तो 1 सेकंड में नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं कि आपको याद रखना है कि वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू √gx। तो अब अगर इस तरह का सवाल आता है आपके पास एग्जाम में, तो आप उसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कितने मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो देखिए ये एक रोप है, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है आपकी L, और नीचे से फाइनल टच x डिस्टेंस पर यहाँ पर वेलोसिटी होगी √gx, और कितना टाइम लेगा ऊपर तक ट्रेवल करने में, टाइम का फॉर्मूला कितना आ गया, 2√L/g, 2√L/g। बस फटाफट क्वेश्चन आएगा और फटाफट आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आ सकता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, इस पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसे नोट कर लिया जाए। A guitar string is 90 centimeter long, 90 सेंटीमीटर लंबी है, and has a fundamental frequency 124 Hz. Where should be pressed to produce a fundamental frequency of 186? तो ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। स्ट्रिंग की पूरी लंबाई 90 सेंटीमीटर है और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। तो ऐसी ये गिटार की स्ट्रिंग है, उसे कहाँ दबाना चाहिए, कहाँ प्रेस करना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, 186। तो ये देखिए एक ही स्लाइड में सॉल्व हो जाएगा। तो लॉ ऑफ लेंथ हमें यूज करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ लेंथ क्या है, n इंटू एल इज कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया n1 L1 इक्वल टू n2 L2। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 124, लेंथ कितनी थी, 90, बाद में फ्रीक्वेंसी हो गई 186। अब नई लेंथ क्या हो गई, जहां प्रेस करेंगे वही नई लेंथ होगी। तो L2 को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आपको 124 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 186 ये आपको करना पड़ेगा। तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 6 18, 62 और ये आ गया 30।
इसके बाद 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये आ गया 31 और ये आ गया 62। तो अब ये बचा हमारे पास 62 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 31। 31 62 को 2 बार कैंसिल कर देगा। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर पे प्रेस करने पे हमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, 186 मिलेगी। तो एक ही स्लाइड में सॉल्व हो गया। तो लॉ ऑफ लेंथ आपको मालूम होना चाहिए। और इससे पहले हम आगे बढ़े तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, ये स्ट्रिंग है, 2 एंड पर है, तो जब ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करती है तब इसका फॉर्मूला होता है 1/2L रूट ऑफ T/m। L लेंथ, T टेंशन और m स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ। तो लॉ ऑफ लेंथ है n into L is constant। लॉ ऑफ टेंशन है n is proportional to root T, so we can write n1 upon n2 equal to root of T1 upon T2। तो ये देखिए बड़े सिंपल लॉ है, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। और फंडामेंटल में तो देखिए यहाँ आएगा 1। दूसरी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर ये 2 लूप में 2 सेगमेंट में वाइब्रेट करती है तो फॉर्मूला आ जाएगा 2/2L इंटू रूट ऑफ T/m। और अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हो, P हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा P/2L रूट ऑफ T/m। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। और P को हम एक और चीज़ कहते हैं ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब होता है साउंड का क्रम। अगर P3 है तो वो हम कहेंगे कि तीसरे हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है। तो इतना आपको वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में एक जनरल आइडिया, क्योंकि सवाल आया था तो एक जनरल आइडिया आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ तक करा। और दूसरी चीज, एक और चीज, रेशियोज ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड, एक तनी हुई डोरी, बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक तनी हुई डोरी स्ट्रिंग के जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो उनमें रेशियो क्या होता है, 1:2, 2:3, 4:, and so on। और यहां से स्टार्ट होते हैं ओवरटोन्स। यहां से क्या स्टार्ट होते हैं, ओवरटोन्स। तो पहला ओवरटोन अगर हम बात करें फर्स्ट ओवरटोन की, अधिस्वर फर्स्ट ओवरटोन, तो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। सेकंड ओवरटोन ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकंड 3 तो एंड सो ऑन, एक जोड़ दें। तो इतना आपको ये सब नॉलेज मालूम होना चाहिए। इससे पहले आप साउंड वेव्स पढ़ें, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको इसे नोट करना चाहिए। अब पढ़ लिया होगा आपने अ सोनोमीटर वायर। देखिए ध्यान दीजिए, अ सोनोमीटर वायर हैज ए लेंथ ऑफ 114 सेंटीमीटर between two fixed ends. Where should two bridges be placed? दो ब्रिजेस को कहाँ रखना चाहिए? To divide the wire into three segments whose fundamental frequencies are in ratio 1:3:4. तो देखिए ये आपका सोनोमीटर वायर हो गया। तो कहाँ हमें दो ब्रिजेस रखने चाहिए? चलिए एक यहाँ रख देते हैं और एक यहाँ रख देते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसीज कैसे बनेगी ये देखिए, ये ऐसे आ गया फर्स्ट, ये ऐसे, और ये आ गया तीसरा पार्ट ऐसे। अब ये मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है n3। मान लीजिए इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2 और इसकी लेंथ है L3। तो हमें गिवन है N1 is to N2 is to N3, कितना गिवन है 1:3:4। तो हमें ब्रिजेस की पोजीशन को क्या करना है, ब्रिजेस की पोजीशन को हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ लेंथ की। तो लॉ ऑफ लेंथ की जो अप्रोच होती है वो कुछ इस तरह से होती है, NL इज कांस्टेंट, तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है, जो लेंथ होगी वो हमेशा इन द इनवर्स रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब देखिए हमें दिया हुआ है N1 is to N2 is to N3, कितना दिया हुआ है 1:3:4। तो लेंथ का रेशियो होगा L1 is to L2 is to L3, इनवर्स करेंगे, पलट दो 1/3 1/4। अब रेशियो को सिंपल करने के लिए ध्यान दीजिए, हम देखते हैं कि 1, 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12 है। तो हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा L1 is to L2 into S3 12 12/3 4 12/4 3। तो स्ट्रिंग की लेंथ का रेशियो कितना होना चाहिए, 12:4:3। अब हम देखते हैं कि पूरी लेंथ कितनी है इसकी, 114 सेंटीमीटर है। तो अब रेशियो मेथड यूज करेंगे। अगर आपको रेशियो मेथड नहीं आती है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे यहां पर सीखें। तो L1 होगा, L1 की वैल्यू होगी 12 अपॉन, तीनों को रेशियो को जोड़ दीजिए, 12 + 4 12 + 4 + 3 इंटू टोटल लेंथ 114। तो ये हो गया 12 19 इंटू 114। तो ये 6 बार कट जाएगा। तो पहले सेगमेंट की लेंथ होगी 72 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट, इसका रेशियो कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा 4/12 + 4 + 3 इंटू 114 4/19 इंटू 114। तो ये आपका 6 बार कट जाएगा। तो L2 आ जाएगा 24। इसी तरह हम L3 को भी कैलकुलेट कर लेंगे।
और L3 को कैलकुलेट करना आसान है। रेशियो के बिना आप L3 को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अब L3 निकालने के लिए आपको टोटल लेंथ में से L1 और L2 का माइनस करना होगा। 114, L1 निकाल चुके हैं 72, L2 हम निकाल चुके हैं 24, तो L3 विल बी 114 माइनस 96, ये आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी? 18। तो ब्रिजेस कहाँ पर रखने हैं? अब हम पीछे क्वेश्चन में जाते हैं, लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। तो ये डिस्टेंस जो होगा आपका 72 होगा, और ये डिस्टेंस होगा 24, और ये होगा 18। तो ब्रिजेस की पोजीशन कहाँ पर आएगी? एक 72 पे आएगी, और एक इधर से अगर हम जोड़े इस सिरे से, तो 72 और 24 कितना हो गया? 96। ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं, एक्सपेक्टेड भी होते हैं, तो ये आपसे बनने चाहिए। तो एक डिटेल सॉल्यूशन आपको देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बीट्स पर बेस्ड है, इसको नोट करिए। The frequency of a tuning fork A is 250 Hz. तो A की फ्रीक्वेंसी है 256। कॉलम बना लीजिए। It produces 6 beats per second when sounded together with another tuning fork B. B के साथ ये 6 बीट्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हो गया, अच्छा देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 250 है, तो मैंने गलती से 256 लिख दी, 250 है। तो ये B को के साथ वाइब्रेट करने पर 6 बीट्स बनाता है। तो देखिए B की फ्रीक्वेंसी या तो हो सकती है 6 ज़्यादा, तो 250 में 6 जोड़ दिया 256, या हो सकती है 6 कम, 250 में से 6 माइनस गया 244। तो अब 2 पॉसिबल आंसर है। अब if its arms are loaded with wax, अगर हम इसमें वैक्स लगा दें, तो वैक्स लगाने से क्या होता है, इसकी जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो 250 से थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Then it produces 4 beats per second. Find the frequency of tuning fork. अब हमें बी की फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमने वैक्सिंग किस पर करी है? वैक्सिंग हमने किस पर करी है? ए पर करी है। तो ए की फ्रीक्वेंसी वैक्स लगाने से पहले कितनी थी? 250 थी। अब देखिए वैक्स लगाने पर उसकी नई फ्रीक्वेंसी 250 से कम हो गई। तो देखिए ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं बी के आंसर में। हमने मान लिया बी का आंसर कितना है? 256 है, पर ये 250 से कम हो गया। तो 250 और 256 में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो 6 का होता है। अगर ये 250 से कम हो गया तो अंतर क्या होगा? 6 से ज़्यादा हो जाएगा। पर दूसरी बार कहा गया है कितने बीट्स प्रोड्यूस करता है? 4। इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये आंसर क्यों हो सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ये ए है और 2B कितना है? 244। कितना है? 244। अब ए की नई फ्रीक्वेंसी 250 से कम है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से समझने के लिए एक एक करके कम करते जाएंगे। 250 में से 1 माइनस कर दीजिए। हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हो? 249 हो गई हो। तो 249 और 244 को माइनस करेंगे तो कितना आता है? 5। हो सकता है एक एक और कम करिए। एक 249 से एक कम करा 249 से, तो कितना हो गया? 248। तो देखिए आ गया ना। अगर आपसे पूछा नहीं गया, अगर आपसे पूछा गया कि वैक्स लगाने पर ए की नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 248 होना चाहिए। ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए इनका कोई भी फॉर्मूला तो
कोई भी फॉर्मूला तो नहीं होता, हमें इसको लॉजिक से ही क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 256 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 250 से कम है। एक ऐसा नंबर जो 250 से कम है, उसका 256 के साथ जो अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो 4 तो नहीं आएगा, 6 से भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और ये आसान है, इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत हमारी नहीं है। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। A tuning fork of frequency 512 Hz when sounded with unknown tuning fork produces 5 beats per second. Produces 5 beats per second. If arms of the unknown fork are filed, filed का मतलब होता है घिसना, फाइलिंग एक टेक्निकल प्रोसेस होती है, then it produces only 3 beats per second. Find the frequency of unknown tuning fork. तो देखिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 512, और अननोन के साथ ये कितने बीट्स बनाता है, 5। तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 5 ज़्यादा हो सकती है, तो यह हो गई 517, और या 5 कम हो सकती है, तो 512 में से 512 में से 5 को माइनस कर दें, तो 2 आंसर हैं। अब उन्होंने बोला, अब ये तो फिक्स है 512 पे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। देखिए इसके 2 पॉसिबल आंसर आ गए, 517 और 507। अब हमें मानना पड़ेगा, या तो भाई हम मान लेते हैं कि 517 सही आंसर है, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसको हमने करी है फाइलिंग। फाइलिंग में क्या होता है, हमेशा याद रखिए, फाइलिंग करी है हमने, और फाइलिंग में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बढ़ जाती है। ये तो देखिए 512 पर फिक्स है। अब हमने मान लिया कि 517 आंसर है, इसकी हमने करी फाइलिंग, तो फाइलिंग करने से इसकी नई फ्रीक्वेंसी होगी 517 से ज़्यादा होगी। तो 517 से ज़्यादा होगी, एक एक करके बढ़ाइए, क्या करिए, एक एक करके बढ़ाइए। मान लीजिए 518 हो गई, तो 518 और 512 को माइनस करेंगे तो गैप कितना आ गया, 518 हो गई, मान लो 518 से माइनस करा 512, तो गैप कितना आ गया, 6 का आ गया। कितना आ गया, कितना आ गया, 6 का आ गया। एक और ज़्यादा करो, 519, 519 से 512 को माइनस करो, तो गैप कितना आ गया, 7 का आ गया। पर दूसरी बार गैप कितना होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 3। तो भैया 517 तो आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि 507 आंसर क्यों है। देखिए ये तो फिक्स है 512, अब हमने मान लिया कि आंसर क्या है, 507। अब इसकी हमने करी फाइलिंग, रेतना बोलते हैं इसे। अब इसकी नई फ्रीक्वेंसी 507 से थोड़ी ज्यादा होगी, और ये तो 512 पे फिक्स है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके बढ़ा देते हैं, एक एक करके बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 508 हो गई, तो 508 और 512 क्या हो गया, गैप कितना हो गया, 4 का। ये भी नहीं, क्योंकि गैप हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगली बार कितना अंतर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, 3, क्योंकि 3 बीट्स हैं। अब फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब देखिए 507 को 1 से बढ़ाया तो 508 हो गया, 508 को फिर 1 से बढ़ा दो, अब कितना हो गया, 509। अब 512 और 509 का गैप देखिए कितना आ गया, गैप 3। तो 507 अननोन की फ्रीक्वेंसी का, अननोन की फ्रीक्वेंसी का करेक्ट आंसर 507 है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, लॉजिक बेस्ड होते हैं, और स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन आप ओपन ब्रेन से इसको सॉल्व करिए। तो अब देखिए, अब ये हमारा अगला सवाल, ये भी बीट्स पर है, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए।
A string under a tension of 129.6 Newton produces 10 beats per second when it is vibrated along with a tuning fork. When the tension in the string is increased to 160 Newton, पहले कितना था 129.6 न्यूटन था, अब हो गया 160 न्यूटन. It sounds in unison with the same tuning fork. और फिर से उसे उसी ट्यूनिंग फोर्क के साथ बजाया जाता है. यूनिसन को हिंदी में बोलते हैं स्वरक के. तब ये पाया जाता है कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई. कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. तो देखिए इसको ऐसे करते हैं. ये हमने एक ट्यूनिंग फोर्क बना लिया. मान लीजिए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन, और ये एक स्ट्रिंग हो गई है. दूसरी बार स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है. और पहले, अब देखिए हम जानते हैं लॉ ऑफ लेंथ, एन इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. टेंशन बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, टेंशन बढ़ रहा है. यहाँ टेंशन है 129.6 और यहाँ टेंशन है 160. टेंशन बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. पर यहाँ पे यूनिसन होने के कारण दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या, टेंशन बढ़ने के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एन से कम होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए, एन माइनस 10. क्योंकि यहाँ पर टेंशन कितना है, यहाँ पर टेंशन है 129.6 न्यूटन और यहाँ टेंशन है 160 न्यूटन. यहाँ टेंशन ज़्यादा है. दूसरे केस में कहा गया कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी वो यूनिसन में है, तो यूनिसन में फ्रीक्वेंसी बराबर होती है. हमने पहले मान लिया कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एन है, तो यहाँ स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, एन. और यहाँ टेंशन 160 से आप जाएं तो यहाँ टेंशन कम है, तो यहाँ अगर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी एन है तो यहाँ थोड़ी कम होनी चाहिए, एन से कम होनी चाहिए. तो पर दिया गया है कितने बीट्स, तो ये हो गया एन माइनस 10. अब लॉ ऑफ टेंशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. लॉ ऑफ टेंशन कहता है, बहुत सिंपल लॉ है, कहता है n1 अपॉन n2 इक्वल टू रूट ऑफ t1 अपॉन t2. तो n1 कितना है, n माइनस 10, n2 कितना है, n, t1 कितना है 129.6 और t2 कितना है 160. तो चलिए करा जाए. n माइनस 10 अपॉन n रूट ऑफ 129.6 डिवाइडेड बाय 160. तो ये आ गया आपका n माइनस 10 अपॉन n. तो ये आ गया 1296 अपॉन 1600. अब स्क्वायर रूट आपको निकालना है. तो स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 36, इसका आएगा 40, 4 से कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा n माइनस 10 अपॉन n इक्वल टू 9/10. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. 10n माइनस 100 इक्वल टू 9n. तो यहां से हमें मिलेगा 10n माइनस 9n इक्वल टू 100. इधर चला जाएगा तो n इक्वल टू कितना मिला हमें, 100. तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए. ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 100 हर्ट्ज. देखिए यहाँ पे लॉजिक था, टेंशन ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी
इससे ज़्यादा होनी चाहिए, पर इस केस में वो कितने बीट्स करता है, 10 प्रोड्यूस करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ n+10 नहीं लिख सकते, क्योंकि n+ इससे कम होनी चाहिए। इससे कम क्या हो सकती है, n-10। बहुत अच्छा सवाल था। अब ये सवाल क्या होते हैं, एक्चुअली मैंने सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड सवालों को क्या करा है, यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये रहा आपका अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारे मटेरियल में सवाल मिल जाएगा, आप इसे नोट करिए। टू ओपन ऑर्गन पाइप्स, दो ओपन ऑर्गन पाइप है, लेंथ है 80 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाउंड टू गिव 26 बीट्स इन 10 सेकेंड when each is sounding its fundamental note. Find the velocity of sound in air. तो सबसे पहले तो हम इसमें थ्योरी में थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड्स पर ओपन होता है। मान लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है, L। तो यहां बनता है एंटी नोड, यहां बनता है नोड, यहां बनता है एंटी नोड। तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ को हम लिख सकते हैं λ/2। लैम्डा को लिखा V/N। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब दो ओपन ऑर्गन पाइप दिए गए हैं, पहले की लेंथ दी गई है 80 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ दी गई है 81 सेंटीमीटर। 26 उन्हें एक साथ बजाने पर 10 सेकंड में 26 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए 10 सेकंड में नंबर ऑफ बीट्स कितने प्रोड्यूस करें, 26। तो एक सेकंड में कितने प्रोड्यूस करेंगे, इंपॉर्टेंट एक सेकंड है, 26/10। तो हम कहेंगे 2.6। अब पहले पाइप की लेंथ यहां पर कितनी है, पहले पाइप की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, दूसरे पाइप की लेंथ है 81 सेंटीमीटर। तो पहले पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं और मान लेते हैं V। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, वही हमें निकालना है। तो पहले पाइप की लेंथ है, मान लीजिए पहले पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N1 और पहले पाइप की लेंथ है 2 × 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को तो आप मीटर में जरूर बदलिए। तो N1 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया V। देखिए अब ये 10 ऊपर जाएगा, 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 10 ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, 2 × 8 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, 4, 5, तो ये आ गया 5/8। और देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, तो वो मैं आपको सुधार दूं। V को हमने नहीं लिया, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5V/8। अब बात करते हैं दूसरे पाइप की। दूसरे पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, V/2L। लेंथ है 81, तो 2 × 81/100, 100 ऊपर गया तो N2 ये 50 बार कट गया, तो ये आ गया 50V/81। अब बीट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस, ओके समझ गए, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो बस हमें ये देखना है कि N1 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है, N1 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है। फिर हम माइनस कर देंगे, बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर हमारा आंसर क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
तो चलिए माइनस करना है बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी को। तो अब बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी को ही माइनस करना है। तो देखिए अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं। 5/8 ये आ जाएगा 1.6, तो ये हो गया 1.6 V1। अब 50 को 81 से डिवाइड करें तो ये लगभग 0.61 भी आएगा। तो क्लियर हो गया कि N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 N2 से बड़ा है। और नंबर ऑफ बीट्स भी बड़े क्लियर हैं, कितने हैं 2.6। तो आगे बढ़ेंगे तो हम N1 माइनस N2 2.6 लिख सकते हैं। अब देखिए N1 कितना है 5V/8, 5V/8 और N2 कितना है 50V/81, 50V/81। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो एलसीएम लीजिए 8 × 81, 5V × 81 माइनस 50V × 8। कोई भी गड़बड़ मत करिए। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आ गया 405V माइनस 400V और ये इधर चला गया 2.6 × 8 × 81। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5V = 2.6। अब देखिए 8 × 81 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64, 648 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया। देखिए 5 से अभी डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये हम अगली स्टेप में करेंगे। तो 2.6 अभी देखिए इसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। तो V = 2.6 × 648 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया आपका 26/50 × 648, 2 से कैंसिल 25 और ये 13। तो V आ गया 13 × 648 डिवाइडेड बाय 25। अब इस कैलकुलेशन को करने की एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो हम अगली स्लाइड में उसको करते हैं। तो V = आया 13 × 648 अपॉन 25। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीज़न ये है कि 30 × 4 हो गया 52, 648 और ये आ गया 100। तो डेसिमल तक कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब 648 × 52, 1296, 5 8 जा 40, 4 बचे 24, 30, 6 9 6 1 30। तो ये हमारा आ गया 31696, 31696। ध्यान दीजिएगा 31696 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 316.96। अब सिग्निफिकेंट तो हम इसको लिख सकते हैं 317 मीटर पर सेकेंड, 317 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन की जो टेक्निक है आप इसको जरा नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 317 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी? अब इसका आंसर है 317 मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखिए ओपन ऑर्गन पाइप की आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए।
और यहाँ पर हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। और नंबर ऑफ बीट्स हमेशा याद रखिए कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो अगर 10 सेकंड में 26 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो हमें हमेशा निकालना होगा कि भाई 1 सेकंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, 1 सेकंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साउंड वेव्स का ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप हमें कमेंट ज़रूर लिखिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, पढ़ने के लिए। रिवीजन को लगातार मजबूत करिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज बिना रिवीजन के कभी कंप्लीट नहीं होता है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो ये सफ़र जारी रहेगा रीकैप सीरीज़ का। अगेन थैंक यू।